हाँ जी, क्या हुआ जी शहजादे हो, परेशान हो? इस तरह की गाड़ियाँ चला रहे हो? यार मैं सबके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ यार जो बिल्कुल ही न्यू हैं, या तो फिर वो उनकी अपनी गाड़ी हैं या जिस तरह से भी है। लेकिन अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं और आप उससे पहले आप इस तरह की गाड़ी चला रहे हैं और आप कहते हैं यार, जैसे आप यूरोप में अक्सर गाड़ियाँ देखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, और आप कहते हैं यार ड्रीम तो वही है लेकिन कैसे पूरा करें, मैं आपको बताता हूँ। या तो अगर फिर चला रहे हैं आप इस तरह की गाड़ी, मेरे पास सेम टू सेम ये गाड़ी थी जो मैं चला रहा था, ये नहीं है, इसके जैसी गाड़ी थी। ये जी वोल्वो का मॉडल है, वोल्वो की गाड़ी है, पुराने मॉडल हैं, FH12 सही है जी। ये गाड़ियाँ के मॉडल हैं जी, वोल्वो की कंपनी का नाम है। ये गाड़ी मैं चलाता था जी जो अपना दुबई में। तो अगर आपने भी अपने ड्रीम को, अपने सपनों को पूरा करना है जी, पर आज कहते हैं कि जी या यूरोप में जाके जी गाड़ी चलाएं बड़ी और चलाएं न्यू मॉडल, तो फिर वो गाड़ियां हैं ये वाली। अगर आपने अपने ड्रीम को करना है पूरा, तो फिर आप इस तरह की गाड़ी यूरोप में भी आके चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। ऐसे सोते सोते ऐसे बातों बातों में यूरोप नहीं आते। और वो यूरोप का काम कौन करवाते हैं वो तो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ जी। आपने यूरोप आना है तो आप किस तरह से आ सकते हैं, इस तरह की शहजादी आप चला सकते हैं। अब आप बोलेंगे जी एक गाड़ी दिखा दी है जी, उसके बाद क्या? अभी एक ये पुराना मॉडल भी उसके साथ खड़ा है, उसके साथ एक जी वो भी खड़े हैं। अब उसके साथ आगे मैं आपको और भी वीडियो गाड़ियाँ दिखाता हूँ। आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के काबिल हैं। अगर आप ये वोल्वो चलाना चाहते हैं पुराना मॉडल, या फिर आप ये गाड़ी चलाना चाहते हैं। कहते हैं जी अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेते, कोई फैसला नहीं करते अपने आप के ऊपर, वो आपके फैसले कोई और, आपका डिसीजन कोई और ले लेता है। अगर आपने डिसीजन लिया हो भाई इस तरह की वोल्वो चलानी है तो भाई आप चलाते रहें। अगर आपने डिसाइड किया है, आपने डिसीजन लिया है कि भाई यूरोप में जाना है और यूरोप में जाके अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ चलानी है, सो भाई वो आपके सामने खड़ी है। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, और जो मुझे बोल रहा था पाकिस्तान से, उन्होंने कमेंट किया था कि अगर हमारे पास पाकिस्तान का लाइसेंस हो तो क्या वो हंगरी में आके चेंज हो सकता है। तो आज हम थोड़ा इस टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर इंडिया का, पाकिस्तान का लाइसेंस है वो वाकई हंगरी में आगे चेंज होता है नहीं होता। क्योंकि बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो पहले लाइसेंस चेंज करती थी लेकिन अभी आके उन्होंने रूल चेंज हुए हैं तो उन्होंने वो बंद कर दिया है। और लाइसेंस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पिछली वीडियो में लाइसेंस आपके पास सऊदी अरब का होना चाहिए, दुबई का होना चाहिए और इंडिया पाकिस्तान से भी होना चाहिए। कौन कौन से लाइसेंस थे वो ऑलमोस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिया ऑलरेडी। सो अभी उसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो मैंने उनको बोला था ना, कंपनी आपसे ओपिनियन पूछती है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है तो मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप अपना ओपिनियन दें, मुझे ये बताएं, अपना मशवरा दें कि मैं इस कंपनी को किस तरह से चलाऊँ। तो एक भाई ने वो भी मैसेज किया था कि भाई ओपिनियन का क्या जवाब देना चाहिए। आपके पास ओपिनियन ये होना चाहिए कि जैसे मैं आपको हायर कर रहा हूँ, जॉब दे रहा हूँ, उस जॉब में जी मैं आपसे ड्यूटी ले रहा हूँ 8 घंटे की। सो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि 8 घंटे की ड्यूटी में मुझे कितनी ब्रेक आपको देनी चाहिए, और क्या मैं 30 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ तो क्या आप कहेंगे यार ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी मुझे 30 मिनट से पसंद नहीं, मैं कहता हूँ जी मुझे आप 45 मिनट दे दें, जिसको 30 मिनट 45 मिनट मुझे दे दें। तो इस तरह से आप उनको क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर वो ठीक करें या मैं जवाब दे रहा हूँ मैं उस तरह से ठीक दे रहा हूँ। सो आपने इस तरह से उनको जवाब देना कि अगर वो बोले जी मैं 4 घंटे के बाद 45 मिनट आपको ब्रेक दे रहा हूँ, क्या ये ठीक है? तो मतलब कि आपने इस हिसाब से उसको जवाब देना कि जी ये ठीक है। अगर उसमें कुछ चीज़ गलत है आप बता जी नहीं, आप ऐसे करें 30 मिनट ब्रेक दें, 45 मिनट ज़्यादा हो जाती है, या आप बोले 45 मिनट कम है तो आप मुझे 1 घंटा ब्रेक दें। तो आप इस तरह से उसको बोल सकते हैं। सैलरी के हिसाब से अगर वो पूछते हैं जी सैलरी हम देते हैं जी 10 को हर महीने की 10 को सैलरी जो आगे देते हैं, क्या हम 10 को दें या यकम को 1 तारीख को दे दें? तो ये ओपिनियन होता है। आप उनको बता दें कि नहीं जी 10 को दे दें या 5 को दे दें, क्योंकि 10 थोड़ी सी लंबी हो जाती है, फर्स्ट सैलरी जो होती है ना वो मुश्किल होती है। अच्छा, इसमें बहुत से भाइयों के ये भी सवाल थे कि यार जाते आपको जॉब मिलती है, आपको जाते जॉब नहीं मिलती। आप यूरोप में आते हैं, आपको 1 मंथ नहीं तो आपको 3 से 4 से 5 मंथ भी आपको लग जाती हैं आपको गाड़ी मिलते मिलते। वो जी किस लिए, वो इसलिए जी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आके ना सबसे पहले जो यूरोप में आप एंट्री करते हैं ट्रक ड्राइवर के लिए, तो आपको कोड 95 करना है। जो मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ था जिस तरह से, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी जो ड्यूटी यहाँ पे होती है 8 आवर ड्यूटी से 9 आवर होती है। मोस्टली जो आप करते हैं ना, आपको 9 आवर आपकी ड्यूटी होती है यहाँ पे।
सो उसमें आपको 4 घंटे के बाद 45 मिनट ब्रेक आपको लेनी होती है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो कंपनी ने पूछा था इसके बारे में कि ये इसको कहते हैं ओपिनियन, इसमें पूछा था कि हम 4 घंटे के बाद 45 मिनट ब्रेक देनी चाहिए आपको या 30 मिनट्स ब्रेक जानी चाहिए, तो आप इस चीज़ में अपना ओपिनियन दें हमें। सो इस चीज़ में मैंने उनको बोला था कि 45 मिनट ब्रेक होनी चाहिए, 30 मिनट्स भी होनी चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन 4 घंटे के बाद यहाँ पे आपको 45 मिनट की ब्रेक मिलती है, उसके बाद फिर से आपने गाड़ी चलानी है 4 घंटे, उसके बाद जी इस तरह से फिर आपने 1 घंटा 15-20 मिनट बाद में चलानी है, तो आपकी ड्यूटी फिनिश हो जाती है। अच्छा, इसके साथ 1 महीने में आपको गाड़ी नहीं मिलती, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री में कितने टेस्ट हैं। एक तो कोड 95 होता है, दूसरा पावर टेस्ट होता है, उसके बाद टैकोग्राफ कार्ड बनते हैं, जो आपने गाड़ी में कार्ड मेंशन करके जो आपने गाड़ी चलानी होती है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं, यूरोप आना चाहते हैं, सो आप ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप दुबई से अप्लाई करते हैं वीज़ा, जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मेरा वीज़ा किस तरह से लगा और मैं किस वीज़े पे यहाँ पे आया हूँ और अभी किस पोजीशन पे मैं पहुँच चुका हूँ, मुझे टोटल टाइम कितना लग चुका है और आगे मेरा कितना टाइम लगेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। जब यूरोप की कंपनी दुबई में हायरिंग करने के लिए गई हुई थी, सो जब मेरी हायरिंग हो गई, मेरा वीज़ा सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने हमें क्लियर एक बात बताई थी, वेयर हाउस वीज़े के ऊपर लेके जाएंगे। उसकी वजह ये बनी क्योंकि हमने तो काम करना था ट्रक का, लेकिन वो हमें वेयर हाउस के भी वीज़े पे क्यों लेके आ रहे थे, ताकि हम जल्दी वहाँ से मूव करें। अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हैं डायरेक्ट यूरोप के लिए, वो भी ट्रक ड्राइवर के लिए या बस ड्राइवर के लिए, सो आपका ऑनलाइन आपका कोड 95 वहाँ पे शुरू हो जाता है। अब जी बहुत से लोगों को ये नहीं पता भी कोड 95 क्या है। कोड 95 ये है कि जैसे आप दुबई में या किसी भी अपनी कंट्री में भी लाइसेंस लेते हैं, तो आपको एक थ्योरी पढ़ाते हैं, एक क्लासें देते हैं रेगुलर, तो वो जिनकी एक क्लासें होती हैं अलग से, वो आपने पढ़नी होती हैं, सो आपने क्लियर करनी होती है, वो उसको कहते हैं जी कोड 95। आफ्टर आगे जी आपका जब आपका कोड 95 क्लियर हो जाता है, तो आगे का प्रोसेस जिस तरह से उस कंट्री में रूल्स होते हैं ड्राइविंग के अकॉर्डिंग, तो आपने फिर उसी तरह से कंपनी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे वो प्रिपेयर करती है, बनाती है उनको। अच्छा जी, जब मैं वेयर हाउस वर्कर के ऊपर वहाँ से मूव किया, तो टोटल टाइम मेरा 3 महीने लग गया। अगर मैं करता ट्रक के ऊपर, तो ट्रक का मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। मैंने आधा कोड 95 वहाँ से करना था, ऑनलाइन क्लासें लेनी थी, फिर आधा आके यहाँ पे करना था। यहाँ पे भी आप आते हैं तो आपका यहाँ पे होता है, ये नहीं है कि आपने वहाँ पे ऑनलाइन कर दिया आपका काम ख़त्म। आपका काम ख़त्म नहीं होता, फिर आपने यहीं पे आके इनको गाड़ी चला के एक टेस्ट देना होता है। गाड़ी चलाने के बाद जब आप गाड़ी चला के टेस्ट दें, उसके बाद आपका जी एक थ्योरी टेस्ट होता है, आपने वो टेस्ट पास करना होता है, तब जाके आपका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ट पास नहीं होता, जैसे कि मेरा भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, रह गया था, कोड 95 जी आपका जो आप एक दफ़ा फेल करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी आप पेपर देने के लिए वहीं पे जाते हैं। जो पहले आपका जितना ख़र्चा हुआ होता है, तो उतना नहीं होता, उसका हाफ़ या आधे से भी कम हो जाता है। सो आपको सेकंड राउंड भी आपको मिल सकता है। तो आप इस तरह से कोड 95 क्लियर करेंगे। एक चीज़ जहन में रखें, एक चीज़ माइंड में रखें, एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि जब कोड 95 आपका क्लियर नहीं होता, तब आपको गाड़ी नहीं मिलती। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हायरिंग करके आती हैं, वो कहती हैं जी कोड 95 आपने अपने ख़र्चे से करना है, कोड 95 आपने अपना खुद से आगे यूरोप में बनवाना है, अकोमोडेशन आपने अपनी आके यहाँ पे लेनी है। सो जो फर्स्ट टाइम भाई आ रहे हो तो वो परेशान हो जाते हैं, जी हमें तो कुछ पता नहीं है, तो जाके वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे लेंगे, रूम कैसे लेंगे, और कोड 95 के पैसे कैसे देंगे, टिकट के पैसे हैं, वहाँ पे खाने का खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से देख के आनी होती हैं। जो कंपनी हमें लेके आई थी, वेयर हाउस वर्कर के ऊपर लेके आई थी, उन्होंने आके जी हमारा कोड 95 भी उन्होंने करवाया था, अकोमोडेशन भी उन्होंने दी हुई है, बेसिक सैलरी जो होती है वो आपको मिलती है। बेसिक सैलरी हर कंपनी आपको देती है, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री से कंपनी में इंटर हो चुके हैं, कंपनी में आपने एंट्री कर दी है, तो फिर आपकी बेसिक सैलरी जितनी भी होती है वो आपको मिलती है। अदरवाइज़ जब आप काम पे लग जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे कोड 95 मतलब कि जो भी पेपर हैं गाड़ी के रिक्वायर्ड, तो आपने सारे कंप्लीट होते हैं, तब जाके आपको गाड़ी मिलती है। मैं इस टाइम हंगरी में हूँ, वेयर हाउस वर्कर के ऊपर आया हूँ। वेयर हाउस वर्कर के ऊपर आके यहाँ पे मेरा वीज़ा डेजिग्नेशन चेंज हो चुका है, वीज़ा स्टेटस चेंज हो चुका है। जिसके ऊपर पहले वेयर हाउस वर्कर था, अब वो ट्रक ड्राइवर का हो चुका है स्टेटस। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं।
वेयर हाउस वर्कर के ऊपर यूरोप में मूव करना और फिर उसको वहाँ पे 3 महीने के बाद चेंज करना, क्योंकि हंगरी का एक रूल्स है, अब जो भी भाई वेयर हाउस वर्कर के ऊपर आएगा उसने 3 महीने के बाद उसका स्टेटस चेंज होगा। अब वो 3 महीने में आप या तो कंपनी आपको कोई और काम देगी वेयर हाउस के अंदर, या तो फिर कुछ भी आपसे करा सकते, लेकिन आप इसमें गाड़ी नहीं चला सकते जब तक आपका स्टेटस चेंज नहीं होता। इमिग्रेशन में आपकी जो वीज़ा, ट्रक ड्राइवर का वीज़े की अप्रूव नहीं होती, सो तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर कंपनी आपको कहती है जी हमारे पास और कोई काम नहीं है ड्राइविंग का, सो आप वेट करें ड्राइविंग का अप्रूवल चेंज होने के बाद फिर हम आपको ट्रक की जॉब या ट्रक देंगे। ये मैं जस्ट हंगरी की बात कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें छोटी छोटी सी आपको खुद से थोड़ी सी देखनी होती हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल मिसिंग हो जाता है, क्योंकि मैं आपको वो बात बता देता हूँ, फिर आपने मुझे कमेंट में पूछना होता है कि कौन सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई। जैसे पिछली वीडियो में भाई ने मैसेज किया था कि ओपिनियन के बारे में कुछ जवाब दें, मैंने वो भी आपको बता दिया। उसके बाद जी कोड 95 में दुबई का और सऊदी अरब के लाइसेंस में कितने मतलब कि ख़र्चा आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि बहुत डिफरेंस है। आप दुबई सऊदी अरब से ले लें वो और आसान हो जाए, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी कॉस्ट वहाँ पे कम है। यहाँ पे मतलब कि आपने 15-20 हज़ार 15,000 तो आपने लगाना है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है दुबई में। सो ये आपका वहाँ पे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आपका यहाँ पे फिर आगे शुरू होता है। तो आप इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास थोड़ा सा फंड, अपने पैसे, थोड़ी सी सेविंग अपने पास रखें। जब फर्स्ट टाइम आप मूव करते हैं तो आपके पास ना कुछ पैसे होने चाहिए। सो आप जब भी मूव करते हैं अपनी कंट्री से, गल्फ़ कंट्री से यूरोप के लिए, मोस्टली वो मेरे भाई ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर या कुछ कोई भी आ रहे हैं, तो उनके पास ना उतनी फंडिंग होनी चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए। अगर आपके साथ कंपनी आपको दे भी रही है तो फिर भी आपके पास कम से कम 1000 यूरो या 1500 यूरो, कम से कम ना आपके पास 1000 यूरो होना चाहिए। सो आप वहाँ पे आके ना सरवाइव कर सकें, थोड़ा आपका काम चल सके। कंपनी तो तब आपको 1 महीने के बाद ही पैसे देगी ना। अगर बेसिक सैलरी भी कंपनी आपको देती है तो वो भी 1 महीने के बाद। अब जब फर्स्ट टाइम पे आप आते हैं तो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो पैसे नहीं देती, जैसे कि हमें तो कंपनी ने प्रोवाइड किया था कोड 95 के लिए भी, अकोमोडेशन भी उन्होंने दी थी, बाद में हमारी सैलरी में से डिडक्ट करेगी। ये नहीं है कि जी अच्छा, एक भाई ने मुझसे ये भी पूछा था कि कहते हैं जी वो आप कंपनी जी हमें कह रही है जी हम आपको रूम नहीं देंगे, आपको खाने के नहीं देंगे। ये दुबई नहीं है, ये सऊदी अरब, ये गल्फ़ कंट्री नहीं है। आप अभी आ जाओ या 10 साल के बाद आओ, कभी भी आओ, यूरोप में रूम आपका अपना होता है। हाँ, कंपनी आपकी सपोर्ट करती है, लेकिन अगर कंपनी सपोर्ट नहीं करती तो फिर आप खुद से पैसे पे कर सकते हैं, अपना खुद से कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, जो वीज़ा आपका प्रोसेस करवा रहे होते हैं, ये जो कंपनी होती है ये भी हेल्प करती है कि आपको रूम दिलवा देती है, बाद में आपने पैसे खुद पे करने होते हैं। ये नहीं है कि जी आप फर्स्ट टाइम आ जाएँ और यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरें और आपको लेने वाला भी कोई ना हो और आपको पता ना हो जी अब जाना कहाँ है, रूम कैसे ढूंढना है। सो आप ये सोचते हैं कि जब यहाँ पे उतरे जी एयरपोर्ट से हमें लेने भी कोई ना जाए और अकोमोडेशन किस तरह से, रूम किस तरह से ढूंढें अपना, तो वो कंपनी आपकी हेल्प कर देती है। सो आपने बाद में खुद से पे करने होते हैं। तो उसके बाद आप अपने पास 1000 यूरो लेके आएँ। आप मुसीबत के टाइम आपको कोई साथ नहीं देता, आपका कोई बहुत ही अच्छा कोई फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा कोई पुराना है सो आपके वो कर सकता है, नहीं तो आपकी कोई हेल्प नहीं करता। जैसे आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में यूरोप आने के लिए, खुद से पे कर रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, सो आगे भी आके उसी तरह से आपने खुद करना होता है। आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ये आप अपने माइंड में रख लें बात। सो इसके बाद भी अगर आप कोड 95 करते हैं, पावर टेस्ट करते हैं, पावर टेस्ट जस्ट ओनली हंगरी में आता है, बाकी कंट्रियों में पावर टेस्ट नहीं है ट्रक के उस पे ऊपर। और दूसरी कंट्री में देखा जाए तो जैसे कोड 95 वो हंगरी से थोड़ा सा आसान है, सो आप वहाँ से भी कोड 95 कर सकते हैं। ये नहीं है कि जी आपका एक दफ़ा कोड 95 किसी भी कंट्री में आप हैं, आप रह गए हैं तो आपका आगे काम नहीं होगा, या कोड 95 आपका किसी और कंट्री से नहीं बनेगा। जैसे कि मैं हंगरी में हूँ, मैंने जी अपना कोड 95 पोलैंड से बनवा लिया, या मैं अपना कोड 95 लिथुआनिया से बनवा लिया, या किसी ऐसी कंट्री से बना लिया। कोड 95 आपके एक वहद ऐसी चीज़ है, आपकी शेंजन जोन में आपने एक दफ़ा कोड 95 करना है, फिर आप शेंजन जोन में कहीं भी चले जाएं तो 5 साल का आपको कार्ड मिलता है। तो 5 साल आप किसी भी कंट्री में शेंजन जोन में चले जाएं तो आपका कोड 95 वो ही चलेगा।
ये नहीं है कि मेरा हंगरी का है तो मेरा हंगरी में चलेगा जी, मैं अभी लिथुआनिया या जर्मनी या रोमानिया या किसी ऐसी कंट्री में चला गया हूँ तो वो है। 5 साल आपका पूरे शेंजन जोन में चलता है। 5 साल के बाद आपने उसको रिन्यूअल करवाना होता है। रिन्यूअल करके आगे आपका फिर प्रोसेस टाइम जितना होता है शुरू हो जाता है। कोड 95 जब आप रिन्यूअल करवाने के लिए जाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के बाद, जब आप फर्स्ट टाइम बनवाते हैं तब भी आपने क्लासें देनी होती हैं। क्लासिंग के बाद आफ्टर 5 ईयर्स के बाद आपका कोड 95 जब आपने रिन्यूअल करवाना है तब आपको जी 35 या 36 आवर की क्लासें देनी पड़ती हैं। 35 या 36 घंटे की क्लासें हैं। वो साल पे साल आपको डिपेंड करते हैं, मतलब कि साल में आपकी कितनी 7 घंटे बनी है, 6 बनी है। तो एक साल में हर साल आपसे क्लासें नहीं लेंगे। आपका जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप रिन्यूअल के लिए जाएंगे, उसमें आप सबसे पहले आपने वो 35 घंटे हैं, 36 घंटे आपने उसकी क्लासें देनी है। क्लासें देने के बाद आपका फिर कोई टेस्ट नहीं होगा आपका। जब आपने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट क्लियर कर दिया फिर आपको कोई टेस्ट नहीं हो। जगह आपको कोड 95 पढ़ाएंगे, वो इसलिए पढ़ाएंगे कि आफ्टर 5 ईयर्स के बाद इनके थोड़े से रूल चेंज होते हैं। कोई नए इनका कोई रूल्स निकलता है स्कूल का या गवर्नमेंट का, तो उसके बारे में फिर आपको सब का सब पढ़ाते हैं। तो उसके बाद जी आपका 36 घंटे की क्लासों के बाद जाके आपका फिर कोड 95 आपका अप्रूव होता है। उसकी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, जो फ़र्स्ट टाइम फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसमें आपकी इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, तो आपका आफ्टर 5 ईयर्स के बाद वो रिन्यूअल हो सकता है। ये जी पूरे शेंजन जोन का इस तरह से रूल है कि आप एक दफ़ा बनवा लें फिर आप किसी भी कंट्री पे चले जाएँ, सो आपने वहाँ पे जाके कराना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, गल्फ़ से आ रहे हैं, तो आपके पास जो आईडीपी होता है। अब आईडीपी किसको कहते हैं जी? आईडीपी कहते हैं जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। आप इंटरनेशनल लाइसेंस जब वहाँ से निकलवा के आते हैं, उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो आपसे मिल जाता है आपको। जब कोड 95 के आप यहाँ पे करा के आते हैं तो उसके बाद जी आपका यहाँ पे वो होता है कोड 95। कोड 95 के लिए जो आपका लाइसेंस जहाँ से इशू और एक्सपायरी हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि मेरा आज से लेके जी अगले 6 महीने तक मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, तो जब मैं कोड 95 करूँगा तो कोड 95 में भी मेरा कोड 95 उतने साल का बनेगा। मतलब कि अगर मेरा 1.5 साल एक्सपायर होने में पड़ा है तो आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद मेरा वो एक्सपायर हो जाएगा। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से प्रिपेयर करके आना है। अगर आपका लाइसेंस आगे से आने वाले 6-7 या 1 साल के बाद एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको पहले से रिन्यू करवा लें। पहले से उसको मतलब कि उसकी वैलिड जो डेट है थोड़ी सी आगे करा लें ताकि वो एक्सपायर थोड़ा लेट जाके हो। तो आपको कोड 95 ना फिर इस हिसाब से बनता है। अच्छा जी, ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से विद प्रूफ के साथ, पेपर के साथ, कोड 95 के कार्ड के साथ और जो आपका टैगोग्राफ जो आपने गाड़ी में इंटर करना है तो आपने ड्राइव करनी है, अदरवाइज़ आप वो कार्ड के बगैर आगे पीछे ही नहीं कर सकते। स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी, आप आगे पीछे गाड़ी नहीं कर सकते। तो वे सारे प्रूफ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको डालूंगा उन भाइयों में आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं एक मोटरसाइकिल ड्राइवर से ट्रक ड्राइवर के ऊपर आया हूँ, तो ये उन लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या उनका ड्रीम है जी आफ्टर 5 या आफ्टर 1-2 ईयर्स के बाद ही हमने जी मूव करना है। तो आपको इन सारी चीज़ों का पता हो सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता या ठीक से एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होता। सबसे पहले आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको ये सारी वीडियो जो है ना कोड 95 पावर टेस्ट और जो मैंने जो जितने टेस्ट दिए हैं उनमें आपको एक मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। उसके साथ पेपर आपको बुक के आपको खोल के दिखाऊंगा कि इस बुक के ऊपर जी कौन कौन से सवाल आते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपने कोड 95 में भी आपसे पूछी नहीं होती हैं। कोड 95 का भी मैं आपको आगे से एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा। और एक पावर टेस्ट अगर आप हंगरी में आते हैं तो वो क्या होता है जी, वो भी आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। सो जिस भाइयों ने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से कमेंट कर दिया करें। जो मैं कोशिश करता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल देता हूँ। जिन भाइयों को, जिस मेरे भाई को, दोस्त को कुछ चीज़ों का पता नहीं चलता, मेरी बातों का उनका कोई सवाल बच जाता है, क्योंकि मैं हर बात नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ इस बात के बाद आपका क्या जवाब होगा या आप कौन सा ऐसे सवाल करेंगे जो मुझे आपको देना है। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा वन बाई वन। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको आज क्लियर की हैं, आपने दुबई से गल्फ़ से अपनी कंट्री से मूव करना है, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, गाड़ी कितने टाइम के बाद आपको मिलनी होती है, यहाँ पे आने के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, कब जाके आपको गाड़ी मिलती है, सैलरी बेसिक कितनी होती है, आप बाद में हम कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, आप ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो यार मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ना आपको ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। बाद में ना बातें इतनी सी होती हैं ना जो वो बाद में कुछ मिक्स हो जाती हैं, तो मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन आपके सवाल मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे भी जो भाई मैसेज करते हैं, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि आपको जो आपके सवाल हैं ना आप मुझे कमेंट किया करें। मैं पूरी नेक्स्ट वीडियो ना फिर उसी के ऊपर बनाया करूँगा, उसमें आपकी आपकी बात का जवाब भी आपको दे दिया करूँगा। क्योंकि होता ऐसा है कि मैं कभी बाहर होता हूँ तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या जी आप बोलते जी मेरी सीवी देख लें कि किस तरह से बनानी है। तो इस तरह के ना आप एक प्रॉपर एक कमेंट मैसेज में किया करें, व्हाट्सएप पे भी कर लिया करें, लेकिन कमेंट में किया करें ताकि आपके साथ कोई और भी भाई होता है ना, वो भी आके देखता है कि जी किस तरह की इन्फॉर्मेशन भाई पूछ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा तो वो आप दोनों के लिए हो जाएगी, जो जितने भाई देखेंगे उनको भी चीज़ों का फ़ायदा होगा कि सीवी आपने किस तरह से बनानी है, या आपने कहाँ से क्या करना है, कितने पैसे यहाँ पे लेके आने हैं, कितने दिनों के बाद आपको यहाँ पे काम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दी, आपका आई होप कि समझ आ गई होंगी। बाकी यार बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शहजादों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।